हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में मैं आपको आज पाचन तंत्र बताने वाला हूं। ठीक है, पाचन तंत्र का जितना भी हो सके इस वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और पाचन तंत्र हम शुरू से एक एक पार्ट्स करके अच्छे तरीक़े से समझेंगे ताकि आप लोग को ये पाचन तंत्र अच्छे से मतलब एक ही बार वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पाचन से संबंधित जितने भी डाउट हो सब सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम पाचन तंत्र को समझते हैं। तो आइए समझते हैं हम पाचन का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मनुष्य का पाचन तंत्र मुख हुआ, यानी कि मुंह से शुरू होकर मल द्वार तक फैला है। यानी कि इतना लंबा पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर या मनुष्य या बड़े जीव के अंदर होती है। सर, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन का सीधा सीधी अर्थ है कि जटिल अणु, बड़े बड़े जो अणु होते हैं जटिल अणु, उसको तोड़कर छोटे छोटे अणु में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन का अर्थ क्या हुआ कि बड़े बड़े जटिल अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये क्या है? जटिल अणु है। ये क्या है? जटिल अणु है। और इसी को छोटे छोटे भाग में हमारा जो शरीर है, हमारा पाचन तंत्र है, वो छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। सीधा है कि यानी पाचन का क्या अर्थ है कि जटिल अणु को तोड़कर छोटे छोटे अणु में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। समझिएगा पाचन क्या है। ठीक है, पाचन ध्यान समझिएगा, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा का बनाना, यानी ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना पाचन का मुख्य कार्य है। यानी कि ध्यान समझिएगा, हमारे शरीर में इतनी छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो बड़े जटिल अणु को ऊर्जा के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है और पाचन के दौरान उस भोजन को, उस पदार्थ को इतना छोटे छोटे कण में तोड़ दिया जाता है ताकि यह कोशिका उसे अवशोषण कर सके, ले सके, खींच सके, अपने उससे ऊर्जा को निकालकर अपने अंदर रख सके। यह पाचन की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से पाचन वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का पाचन होता है। ठीक है, उसमें ध्यान दीजिएगा जल, विटामिन और खनिज, ये तीन ऐसा चीज़ होते हैं जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि इनके कण, इनके अणु इतने छोटे छोटे होते हैं कि उन्हें डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। यानी जो हमारी कोशिका है ना, इनके कण को, जल के अणु को, विटामिन के अणु को, खनिज के अणु को डायरेक्ट अवशोषण कर रहे, उससे ऊर्जा को अवशोषण कर लेते हैं। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, और पाचन एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। मतलब फिजिको केमिकल कहने का अर्थ यह हुआ कि पाचन में दोनों प्रक्रिया होती है, फिजिकली रूप से भी और केमिकली रूप से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के रूप से भी। फिजिकल रूप से यानी कि जब हम भोजन को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं या पीसते हैं दांतों के माध्यम से, तो फिजिकली रूप से हो गया। और जब उसमें एंजाइम मिलाया जाता है हमारे ग्रंथियों के द्वारा, तो वह उसका केमिकल प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। समझ में आया ना? यानी पाचन से एक बार और फिर से, पाचन क्या है? पाचन क्या है? तो जटिल अणु को तोड़कर छोटे छोटे अणु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। सीधे है। और पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, यानी हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पाचन का मुख्य कार्य है। ठीक है, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ का पाचन नहीं होता है? तो खनिज, जल और विटामिन, इन तीन चीज़ का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। इनसे डायरेक्ट ऊर्जा को कोशिकाएं हमारी अवशोषण कर लेती है, खींच लेती है। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा, पाचन हमारे शरीर में दो भाग में होता है। दो भाग नहीं है, एक ही भाग है। मतलब दो तरीका से हमारे शरीर में, ध्यान समझिएगा, जो भी हम पदार्थ या भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में पाचन के दो चरण में होता है। ध्यान समझिएगा, पहला चरण क्या है? पहला चरण हमारा है आहार नाल। दोनों का होना आवश्यक है, यानी कि एक होगा एक नहीं होगा, दोनों का होना आवश्यक है। पहला चरण हमारा है आहार नाल।
आहार नल क्या है? तो आहार नल, ध्यान समझिएगा, आहार नल क्या होता है? तो आहार नल एक कुंडली संरचना है, कुंडली नुमा संरचना है आहार नल। पाचन में आप देखे होंगे फिगर में बनाऊंगा इसके बाद। आहार नल यहाँ से मुख गुहा से शुरू होकर इस तरह का एक कुंडली नुमा इस तरह का संरचना है। पूरा हमारे शरीर के अंदर एक मुख गुहा से शुरू होकर बड़ी आंत तक एक कुंडली नुमा संरचना है जो आहार नाल कहलाता है। यानी आहार नाल का सीधा से अर्थ है कि हमारे मुख गुहा से शुरू होकर, मुंह से शुरू होकर मल द्वार तक जो एक लंबी जो मतलब नस जैसा लंबी जो मतलब मार्ग है वह क्या है? आहार नाल कहलाता है। और इसी आहार नाल के अंदर सारे पाचन की प्रक्रिया होती है। मैंने हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे शरीर के अंदर भोजन रहता है वह कहाँ रहता है? आहार नाल के अंदर रहता है। जब तक हमारे शरीर में भोजन रहेगा कहाँ रहेगा? आहार नाल के अंदर रहेगा। ठीक है। आहार नाल में आहार नल का पहला भाग मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, आमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और अंतिम मल द्वार होता है। इन्हें हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे कि इसमें क्या होता है, कौन सी आंत कैसे काम करती है। सारी पाचन की क्रिया को हम डिटेल्स में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इसका शॉर्ट जानकारी आपको दिया गया है। ठीक है। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये इतने चरण होते हैं आहार नल के। और इन्हीं के बीच में ये ग्रंथियाँ होती है जो क्या करती है? पाचक एंजाइम छोड़ती रहती है। जो एंजाइम भोजन को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ती रहती है। जैसे मुंह में हमारी लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पेट में लीवर, पित्ताशय, ये सब क्या करता है? भोजन को पचाने के लिए, छोटे छोटे तोड़ने के लिए ये सब ग्रंथि पाचक एंजाइम छोड़ती रहती है हमारे अंदर। ठीक है। तो ये दोनों का होना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही दोनों मिलकर पाचन तंत्र यानी पाचन प्रक्रिया को पूरा करती है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे आहार नल। आहार नल क्या होता है? आहार नल अभी आपको हम बताया कि यह एक कुंडली नुमा संरचना है जो हमारे मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई है। आहार नल ये हमारे शरीर में लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ध्यान से समझिएगा, आहार नाल हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यानी 8 से 10 मीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लंबा हो जाएगा। 8 से 10 मीटर लंबी यानी मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई है 8 से 10 मीटर। इसे हम फीट में करेंगे तो लगभग 32 फीट के आसपास आएगा। 32 फीट। ठीक है। यानी कि फीट में 32 फीट के लगभग लंबाई के आसपास हमारा आहार नाल होता है। ठीक है। यह मुख गुहा से शुरू होकर हमारे मुंह से शुरू होकर और मल द्वार तक फैली हुई है। मल द्वार तक फैली हुई है यानी कि मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई है। और इसमें से आहार नल में सबसे पहला भाग हमारा हो गया मुख गुहा। हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मुख गुहा का मतलब अर्थ क्या हुआ? ध्यान समझिएगा। मुख तो आपको समझ में आ रहा है ना, मुंह जिसे हम मुख बोलते हैं। ठीक है। और गुहा के अर्थ होता है खाली जगह। यानी मुंह के अंदर जो एक खाली जगह है इसे हम क्या बोलेंगे? गुहा बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? मुख गुहा यानी कि मुंह के अंदर खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। ये आहार नल का पहला भाग होता है। यह आहार नल का पहला भाग होता है। यानी भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। यानी हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही आरंभ होता है। हमारे जो दांत होते हैं मुख गुहा में, ध्यान समझिएगा, मुख गुहा ऊपरी जबड़े से, जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से घिरा हुआ रहता है। मुख गुहा हमारे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े से घिरा हुआ रहता है। और यह इसको बंद करने के लिए, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, ध्यान समझिएगा, इसको बंद करने के लिए 2 मंसल संरचना या ओठ होते हैं जो मुख गुहा को क्या करते हैं? बंद करते हैं। ध्यान समझिएगा। मुख गुहा क्या है? तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है और यह निचली और ऊपरी जबड़ों से घिरा हुआ रहता है। और इसे बंद करने के लिए 2 मंसल संरचना ओठ होती है जो मुख गुहा को बंद करती है। और इस मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ होते हैं। ठीक है। इस मुख गुहा के अंदर क्या होता है? दांत और जीभ होते हैं जो पाचन की क्रिया को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें सबसे पहले हम जीभ आपको बताएंगे और इसके बाद दांत पर चर्चा करेंगे। इससे एक क्वेश्चन आया था इस साल एग्जाम में, आप ध्यान दीजिएगा। इस सारी चीज को अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है। ध्यान समझिएगा। जीभ
जीव क्या होता है? तो जीव एक मंसल संरचना है। जो हमारा जीव होता है वह एक मंसल संरचना है। और जीव क्या करता है कि भोजन को फेंटने में मदद करता है। और हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ है, ध्यान दीजिएगा, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है और तीनों जोड़ी लार ग्रंथियाँ एंजाइम छोड़ती रहती है भोजन को पचाने के। अभी आगे हम समझेंगे उसे कि कौन से एंजाइम मुंह में हमारा निकलता है और कौन एंजाइम किस काम आता है। भाई आगे हम उसे चर्चा करेंगे। अभी हम समझ कि जीव का क्या कार्य है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जीव जो होता है एक मंसल संरचना होता है, हमारे मुंह के अंदर एक मंसल संरचना जीव होता है। और जीव के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा तो छोटे छोटे इस टाइप के, आप जीव पर ध्यान दीजिएगा कभी, तो जीव के ऊपर छोटे छोटे इस टाइप का अंकुर टाइप का निकला रहता है। जीव के ऊपर अंकुर जैसा आपको दिखाई देगा। आप जीव निकाल कर देखिएगा तो उस पर आपको इस तरह छोटे छोटे अंकुर जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इस अंकुर जैसी संरचना को हम स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिया, स्वाद कलिया, याद रखिएगा। इस छोटे छोटे अंकुर जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेस्ट वॉट्स बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे। ठीक है, स्वाद कलिया होता है। यह क्या करता है ना, हमारे मुंह में ये जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं ये भोजन के स्वाद को बताने में मदद करते हैं। हमें बताते हैं कि भोजन खट्टा है कि मीठा है, कि मतलब भोजन क्या है, ये हमें बताते हैं। जो स्वाद कलिया है ये हमें बताते हैं कि भोजन तीखा है कि मीठा है। बने भोजन को स्वाद को पहचान कराते हैं ये स्वाद के लिए। समझ में आ रहा है ना? आप देखे होंगे कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो ये स्वाद कलिया के ऊपर हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो वसा प्रोटीन होता है वो सब क्या करता है कि स्वाद कलिया को ढक देता है ऊपर से। ठीक है, और यदि हम जीवा उवा नहीं करते हैं, यदि कोई जीवा नहीं करने के बाद, नहीं करने के पहले कोई पदार्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं या खाने के रूप में कुछ ले लेते हैं तो इस हमारा उस भोजन का स्वाद नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो स्वाद कलिया जो है नीचे ढकी हुई है वसा या प्रोटीन या भोजन, जो भी भोजन हम ग्रहण किए हैं उसके माध्यम से, जिसके कारण उसका भोजन का स्वाद नहीं आता है। समझ में है ना? ये स्वाद कलिया होता है। यानी कि हमें भोजन का स्वाद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया कि भोजन तीखा है कि मीठा है, तो आप समझ जाइए कि स्वाद कलिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अक्सर आपको देखे होंगे कि बुखार उखार के बाद में आपका भोजन का स्वाद नहीं आता है, तो यही स्वाद कलिया क्या हो जाती है, थोड़ा सा दवाई के जो हम दवा लेते हैं ना, उस दवा के कारण ये स्वाद कलिया में थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण स्वाद नहीं आ पाता है। समझ में आया ना? तो याद रखिएगा, जीव एक मंसल संरचना है। लिखते हैं यहाँ पर क्या, चलिए लिख देते हैं। चलिए आइए, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर सभी चीज़ को, जितना मैं बताया आप सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ये मदद करेगा नोट्स बनाने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जीव इसके अलावा जो स्वाद के लिए हमें भोजन का स्वाद बता दी, और इसके अलावा जीव भोजन को फेंटने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन हमारे मुंह में जो दांत उसे फाड़कर छोटे छोटे, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन मुंह में नहीं होता है, भोजन का कुछ ही भाग पचता है मुंह में, और उसे जो जीव होता है ना, वो एंजाइम को भोजन में, रासायनिक जो एंजाइम है उसे भोजन में मिलाने का काम करती है, फेंटती है उसे। ठीक है, और अपनी भाषा में हम कहें तो उसे लसारती है। ठीक है, भोजन को। और वह इसके अलावा जो जीव है उस भोजन को निगलने में मदद करती है, यानी कि उस भोजन को अंदर, यानी हमारे मुख गुहा से ग्रास नाली के अंदर नीचे क्रमानुकुचन अभिक्रिया के लिए भेजने में मदद करती है। समझ में आया ना? चलिए आइए हम समझते हैं। अब इस जीव तो हो गया हमारा, और इसमें समझते हैं कि दांत कैसे काम करता है और दांत कितने प्रकार के थे। इस साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था आपको कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य लिखे एग्जाम में, इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को बारीकी से एकदम। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से बताऊँ। चलिए आइए हम दांत को समझते हैं। देखिए, दांत को समझने के लिए सबसे पहले मैं दांत बता दूं क्या क्या दांत क्या होता है। ध्यान समझिएगा, दांत जो हमारे ऊपरी और निचली जबड़े जो है, मसूड़ा जिसे हम बोलते हैं, मसूड़ा, उसमें ऊपर और नीचे की तरफ धंसे होते हैं। ठीक है, दांत पता है आपको। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, प्रत्येक दांत के। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे 3D में, आप देख लीजिएगा इंटरनेट के ऊपर दांत के फिगर जो होता है 3D में आप देख लीजिएगा, दांत इतना लंबा होता है और नीचे की तरफ देखे होंगे इस तरह के कांटा जैसा, इस तरह का इसका आकृति होता है, अंदर की तरफ खोखला होता है यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर कुछ इस तरह का आकृति होता है दांत का। समझ में आ रहा ना? तो जो नीचे वाला ये भाग होता है, जो मसूड़ा के अंदर ये धंसा होता है इतना, इस तरह का नोकीला टाइप का, तो नीचे वाले भाग को हम रूट बोलते हैं या जड़ बोलते हैं।
दांत के जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ है उस भाग को हम रूट या जड़ बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाले भाग, जो ऊपर वाले नुकीला सा भाग होता है जिसे हम काटने काम करने का काम करते हैं, कि काटने पाड़ने पीसने का काम करते हैं, उस भाग को हम शिखर बोलते हैं या सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर या सीरा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो बीच का भाग होता है, ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? शिखर या सीरा, ठीक है। नीचे वाले भाग को रूट या जड़ बोलते हैं। और जो मध्य का भाग होता है इसे हम ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रीवा गर्दन मतलब ये वाली गर्दन नहीं, दांत के बीच वाला भाग को हम ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है, जनरली आपको बता दी हम, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दांत के अंदर जो ये अंदर होल से, ये पता है ना आपको, ये खाली स्थान जो रहता है इसके अंदर मज्जा गुहा भरा रहता है, यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है मज्जा गुहा, जो अंदर का दांत के अंदर भरा होता है, जो दांत को प्रोटेक्ट करता है या उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे मतलब खराब होने से बचाता है, या कहे ऐसे तो उसे वृद्धि, जैसे शरीर का हमारा वृद्धि हो रहा है उसी तरह दांत में वृद्धि का काम करता है ये मज्जा गुहा, ठीक है। और अधिकतर दांत, हमारे अधिकतर दांत लगभग औसतन दंत अस्थित या डेंटाइन, डेंटाइन आप याद रखिएगा, डेंटाइन सबसे अच्छा है, दंत अस्थित या डेंटाइन के बने होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं या डेंटाइन नामक हड्डी के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेंटाइन जो है सबसे शरीर में हमारे सबसे कठोर हड्डी है, यानी दांत जो हमारे है हमारे शरीर सबसे कठोर हड्डी के बने होते हैं, समझ में आ रहा है ना, सबसे कठोर हड्डी के बने होते हैं जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। यानी सबसे कठोर हड्डी हमारे दांत की हड्डी होती है, दांत की हड्डी सबसे कठोर हड्डी है। जो डेंटाइन, दांत किसका बना होता है? डेंटाइन नामक हड्डी का बना होता है। आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर कि दांत हमारा डेंटाइन नामक हड्डी से बना होता है, उसे हिंदी में हम दंत अस्थि बोलते हैं, दंता अस्थि। क्या बोलते हैं? दंता अस्थि। तो आप जो भी नाम याद रखिए, कोई भी एक नाम याद रखिएगा, डेंटाइन या दंता अस्थि, ठीक है। और इस दांत के ऊपर जो हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देता है, इस सफ़ेद डेंटाइन जो हड्डी होता है हल्का पीला होता है, ध्यान समझिएगा। लेकिन इसके ऊपर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दांत के ऊपर इनामेल नामक परत हो जाता है। जो हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देता है ना, इसका कारण होता है इनामेल, जो सफ़ेद परत होता है दांत के ऊपरी सतह पर लगा रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि हमारे दांत के ऊपर कौन से परत पाए जाते हैं, तो इनामेल के परत पाए जाते हैं। हमारे दांत के ऊपर कौन से परत पाए जाते हैं? इनामेल के परत पाए जाते हैं। दांत किसके बना होता है? डेंटाइन नामक अस्थि से बना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसी इनामेल परत के कारण हमारे जो दांत है सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है। मोतियों की तरह चमकता हुआ दांत, अरे मोती की तरह थोड़ी नहीं होता है, वहाँ पर इनामेल की परत होता है जो दांतों के ऊपर रहता है, वही चमकता है, ठीक है। और यही इनामेल का परत जब नष्ट हो जाता है ना, तो हमारे दांत क्या खराब होने लगता है, और मोतियों की तरह चमकता हुआ दांत हो गया सब मोतियों का सब खेला, ठीक है, समझ में है ना। सफ़ेद परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, और यही इनामेल की जो परत होती है जो हमारे दांतों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। दंत अस्थि है, इसमें हम आपको बताएंगे कि इनामेल की परत खत्म हो जाए तो मोतियों की तरह दांत जो चमकता है कहाँ चला जाता है, ठीक है। दांतों को सुरक्षा प्रदान करने की काम करती है, यानी हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कौन करता है? इनामेल नामक परत करता है, जो हमारे दांतों को बचाए रखता है बैक्टीरिया से, कीड़ा से, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कुल दांत लगभग औसतन दांत 32 होते हैं। मनुष्य में एक मनुष्य के अंदर लगभग औसतन अधिकतम दांत 32 होते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग के अंदर हो सकता है कि 32 से कम भी हो, लेकिन एक वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत अधिकतम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये तो नॉर्मल बात है। और ध्यान समझिएगा, कुछ दांत के प्रकार को हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दांत कौन से हड्डी के बने होते हैं? डेंटाइन नामक हड्डी से बने होते हैं। और दांत के ऊपर कौन सी परत होती है? इनामेल नामक परत होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, दांत के 4 टाइप होते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी हम कर दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। आप इस 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे याद रखिए, आपको याद होगा तो आप 7th क्लास में इसे पढ़ चुके हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, वहाँ आपको पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है कृतनक। पहला क्या होता है? कृतनक यानी इंसाइजर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंसाइजर। कृतनक कौन सा दांत हम बोलते हैं? तो जो हमारे ये ऊपर का 4 है और नीचे का 4 है, जिसे हम हंसते हैं तो दिखा देते हैं इस तरह, ठीक है, वो क्या होता है? कृतनक होता है, इंसाइजर होता है। उसका काम क्या होता है? काटने का काम होता है। कोई भी चीज़ को हम लेते हैं इस तरह दांत से पकड़ते हैं और काट देते हैं। मतलब क्या? छोटा बच्चा जब किसी को दांत काटता है ना, इस तरह पकड़ेगा, काटेगा, वो क्या करता है? कृतनक, यानी कि कृतनक जो दांत होते हैं उससे काटने का कार्य करता है। ऊपर होते हैं 4, नीचे 4, ये
जो ऊपर नीचे दांत है ना वो क्या है, कृंतक है, इसे हम काटने का कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ को काटने का। ठीक है, आप मिठाई उठाई को लेते हैं और उसे पकड़ कर काटते हैं, किससे, कृंतक के माध्यम से काटते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है भेदक होता है, याद कर लीजिएगा, पहला दांत कृंतक, उसका कार्य क्या है, कृंतक काटने का कार्य, बहुत दीजिए, कृंतक काटने का कार्य, कृंतक काटने का कार्य। ठीक है, दूसरा जो होता है भेदक, भेदक कैनाइन, भेदक कैनाइन बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन, दोनों नाम आप याद रखिएगा, भेदक या कैनाइन। इसका एक और नाम था 7th क्लास में, रदनक, शायद रदनक था, हाँ रदनक, याद रखिएगा, रदनक भी इसे बोला जाता है। भेदक, भेदक से भेदने वाला, भेदक माने भेदने वाला, फाड़ने वाला। जो हमारे यहाँ पर जो दाता होता है ना, किसी किसी का लंबा हो जाता है ना, तो हमारे 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 समाज में उसे कहा जाता है कि कुकुरदाता हो गया है, यानी हम कुकुरदाता भैला ने कहा, जो लंबा लंबा दांत साइड में होता है, थोड़ा सा नोकीला होता है, इससे कर्तनक के बाद जो किनारे पर दांता होता है ना, दो ऊपर दो होता है, दो नीचे होता है, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, भेदक दांत होते हैं, थोड़ा सा नोकीला रहेंगे, अब बड़ा बड़ा हल्का सा बड़ा रहेंगे। ठीक है, वहीं किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उससे हम कहते हैं कि अपने समाज में कुकुरदाता भैया। ठीक है, अब वो क्या होता है, भेदक होता है, उसका काम क्या है, फाड़ने का काम, भोजन को फाड़ देता है, ये भोजन को काटेगा, भेदक भोजन को क्या करेगा, कैनाइन फाड़ेगा, फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे भाग में करेगा। ठीक है, उसके बाद का जो दांत होता है, इसके बाद का जो ये 2 दांत के अंदर जो दांत आते हैं, इधर इधर 2 ऊपर रहेंगे, 2 नीचे 4, और इधर 4 जो ऊपर नीचे रहेंगे, उसे हम अग्र चर्वक बोलते हैं। थोड़ा सा जो सबसे किनारे वाला दांत नहीं, जो किनारे वाला होता है ना चौड़ा चौड़ा, उसे हम चर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्वक, क्या बोलते हैं, चर्वक, जो सबसे किनारे पर आता है। वो दांत जो सबसे किनारे पर आता है वह चर्वक होता है। वो चर्वक दांत दोनों का एक ही कार्य है, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, जबकि अग्र चर्वक जो है उससे थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों का काम एक ही होता है, भोजन को पीसने या चबाने का काम करता है। दोनों क्या करता है, भोजन को पीसता है और चबाता है। यानी कि पहला जो है कृंतक, वो क्या करेगा, भोजन को काटेगा, भेदक जो है भोजन को फाड़ेगा, अग्र चर्वक और चर्वक दोनों क्या करेगा, भोजन को पीसेगा, चबाएगा और उसे छोटे छोटे भाग में बदल देगा। और हमारे जो मुंह में लार ग्रंथियाँ है, ये हो गया फिजिकल प्रक्रिया, हमारे भोजन की फिजिकल प्रक्रिया। और हमारे जो मुंह में लार ग्रंथियाँ है, वो लार ग्रंथियाँ एंजाइम छोड़ेगी, और यह जीभ जो है उसे क्या करेगा, फेंटेगा, और वह भोजन जो बनेगा उसे हम बॉयल कहते हैं, बॉयल रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब उसे हमारे जीभ निकल लेगा अंदर की तरफ, अगले मतलब कहे तो अगले सिस्टम के लिए, यानी कि हमारे आमाशय के लिए। समझ में आ रहा है ना, तो ये होता है हमारे दांत के कार्य। समझ में आ गया। आइए समझते हैं कि दंत अस्थि क्षय क्या होता है। दंत अस्थि क्षय मैं लिखा नहीं हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जरूरी होगा तो मैं लिख दूंगा। दंत अस्थि क्षय क्या होता है, देखिए दंत मतलब समझ में, दंत, अस्थि माने हड्डी, क्षय माने हाथ। समझ में आ रहा है ना, यानी दंत अस्थि क्षय क्या है, दांतों की हानि को हम दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ठीक है, दंत अस्थि क्षय हो कैसे जाता है, दंत अस्थि क्षय में अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई शर्करा युक्त, शक्कर युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे ध्यान दीजिएगा, जो रोटी होता है, चावल होता है, इसमें भी शक्कर के गुण होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जब भी हम शक्कर युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं और शक्कर युक्त भोजन को खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, जैसे रात में भोजन किए, जल्दी जल्दी पानी पिए और सो गए। दिन के समय तो नहीं होता, क्योंकि दिन के समय हमारे जो ग्रंथियाँ है अलग अलग, अभी आगे एंजाइम के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे, एंजाइम छोड़ती रहती है, जिससे हमारे दांत पूरे दिन साफ रहता है। लेकिन रात को आप देखेंगे कि थोड़ा भी रात के समय सोएंगे तब सुबह उठेंगे तो हमारे मुँह में पूरा एकदम अम्ल सा बना रहेगा, पूरा मुँह अम्ल से भरा रहेगा। ठीक है, लेकिन दिन के समय नहीं होता, क्योंकि दिन में हमारे जो पाचक लार ग्रंथियाँ है वह एंजाइम छोड़ती रहती है और उसे निष्क्रिय करती रहती है। ठीक है, लेकिन रात के समय हमारी कुछ ग्रंथियाँ काम नहीं करती, जो एंजाइम नहीं छोड़ती है, जिसके कारण वह अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो जो शक्कर युक्त पदार्थ होता है, शक्कर होता है, हमारे दांतों में चिपका रहता है। जैसे हम भोजन ग्रहण के लिए दांत को साफ नहीं किए तो उसमें जो शक्कर का गुण है, शक्कर है, वो हमारे दांतों के अंदर चिपक जाता है और उस पर बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया जो शक्कर युक्त है, शक्कर है, उस पर बैक्टीरिया लग जाते हैं और बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और वही अम्ल हमारे दांतों के इनामेल नामक परत को, जो इनामेल परत है, नष्ट करने लगता है, मतलब खराब करने लगता है और हमारे दांतों में
कीड़ा मतलब कहा जाए तो बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारा दांत खराब हो गया है। हम अपने भाषा में खोणरा के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे अपने भाषा में क्या कहते हैं, उसे खोणरा कहते हैं। ठीक है, दांत खराब हो जाएगा, दांत के अंदर काला काला टाइप काला काला सा बन जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, एक पाचन से संबंधित मैं वीडियो पीछे डाला हूँ, उसके लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मैं खोणा का फिगर साइड में 3D फिगर दिखाया हूँ, तो उसमें आप समझ लीजिएगा, उसमें भी मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इसे हम दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दंत अस्थि। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे कि जब हम शक्कर युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं या शक्कर युक्त भोजन को खाने के बाद जब हम दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं तो शक्कर में बैक्टीरिया लग जाते हैं, और वह बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया के कारण उसे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और ये अम्ल हमारे दांत के इनामेल परत को नष्ट करने लगता है, जिसे हम दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर लिख दूँ? चलिए लिख देते हैं। चलिए मैं लिख दिया हूँ, जो भी समझाए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आइए और कुछ समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे मुंह में, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। अभी तक हम जीभ और दांत की बात करें, हालांकि जीभ और दांत पाचन तंत्र से हटके था, लेकिन मैं वहाँ पर ताकि बता दिया कि आप लोगों का वो जीभ और दांत के बारे में जो भी डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, पाचन के अब हमारे हैं पाचन पर, जो भोजन को जैसे फाड़ दिया, जीभ उसे फेंट दिया, और उसके लिए जो लार ग्रंथि होती है, अभी लार ग्रंथि की हम चर्चा कर रहे थे पीछे ना, तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि है, जो एंजाइम छोड़ती है, वह 3 जोड़ी होती है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर बनता है कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो उसमें पहली लार ग्रंथि होती है जोड़े के रूप में रहती है, जोड़े के रूप में, दोनों तरफ जोड़े के रूप में रहती है। पहली ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। ध्यान दीजिए, यही सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और कुत्ते उत्ते के अंदर ना ये ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है। ठीक है, कुत्ते उत्ते के अंदर में आप ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है, और हमारे अंदर भी ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो ये दोनों है ना, ये छोटे छोटे ग्रंथि है, ये ज़्यादा लार स्रावित नहीं करती है, लेकिन पैरोटिड ग्रंथि जो है सब, यह पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है। ठीक है, इसके अलावा सब मैंडिबुलर, सब लिगुअल, आप याद कर लीजिएगा एकदम, ये आपको याद कर लेना है कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पहली ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, और सब मैंडिबुलर, कौन सा? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब लिगुअल, याद रखिएगा, आप याद कर लीजिएगा। पहली ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि। ये देखिए 2 परसेंट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि हमारे मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, और कौन कौन सी लार ग्रंथि है? 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि। सब याद करना आसान है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिगुअल ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और इन ग्रंथियों से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि हम नीचे लिखे हैं। देखिए आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान समझिएगा। आप लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम बनता है, तो हम याद कर रहे थे टाइलिन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर बुक्स में यही रहता है कि हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम बनता है? टाइलिन बनता है। मुंह में कौन सा एंजाइम? टाइलिन बनता है। लेकिन टाइलिन के अलावा और भी यहाँ पर एंजाइम बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला एंजाइम हो गया लाइसोजाइम। हमारे मुंह में पहला एंजाइम लाइसोजाइम बनता है। लाइसोजाइम का क्या काम है? जीवाणुनाशी, यह जीवाणुओं को मार देता है। जब भोजन के साथ हमारे मुंह में जीवाणु जाते हैं ना, जो हमारे लिए नुकसान होता है, उन जीवाणुओं को मार देता है। कौन? लाइसोजाइम, याद रखिएगा। लाइसोजाइम का क्या काम है? हमारे जितने भी भोजन में जीवाणु रहते हैं, उन जीवाणुओं को यह मारकर खत्म कर देता है, लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे मुख में टाइलिन और डाइस्टेज, याद रखिए। टाइलिन ज़्यादा सबको याद रखता है, क्योंकि टाइलिन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, प्रचलित या फेमस भी है कह सकते हैं। लेकिन हमारे मुंह में इसके अलावा टाइलिन और डाइस्टेज नामक 2 प्रकार का हार्मोन्स और स्राव होता है, एंजाइम स्राव होता है। जो एंजाइम क्या करता है? स्टार्च, मंड यानी चोकर, जब भोजन के साथ चोकर होता है, जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी में चोकर होता है, उन चोकर का पाचन करता है।
उन चोकर को पचाता है, यानी वो चोकर कुछ मुंह में बच रहा है, फिर हमारे अमाशय में, छोटी आंत में, वहाँ तक की चोकर पचता है। वहाँ पर मैं अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पर मैं चर्चा करूँगी कि कैसे कैसे इसका पाचन होता है। तो ये स्टार्च का पाचन कर देता है, मंड का पाचन कर देता है। समझ में आ रहा है ना, कौन सा मंड का पाचन करता है? टाइनिंग और डाइएस्टेज नामक जो एंजाइम है यह क्या करता है? मंड या चोकर का पाचन कर देता है। ध्यान समझिए, हमारे भोजन में मंड की उपस्थिति अवश्य रहनी चाहिए। बिना मंड के, यदि बिना चोकर के स्टार्च का भोजन है, समझिएगा कि वो हमारे शरीर में पाचन उसका बड़ी मुश्किल से होगा। ध्यान दीजिएगा, हम कितना भी रोटी से, गेहूँ से चोकर को निकाल दें, लेकिन उसमें चोकर का अंश कुछ ना कुछ रहता ही रहता है, तभी हम उसको पचा सकते हैं, पचा पाते हैं। यदि उसमें से सारे चोकर को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मैदा हो जाएगा। आप मैदा की रोटी को नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि मैदा की रोटी को पचाना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया ना? तो इसलिए भोजन के पाचन में चोकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस चोकर को कौन सा पचाता है? टाइलिन नामक हार्मोन इस चोकर को पचा देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एंजाइम होता है हमारे मुंह में स्राव होता है, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। ठीक है, म्यूकस एंजाइम क्या करता है? भोजन को चिपचिपा ना, लिवरी बोलते हैं अपने भाषा में, लिवरी बना देता है, चिपचिपा बना देता है। भोजन क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, ताकि उसे निगलने में आसानी हो। यदि म्यूकस नामक हार्मोन यदि ना स्राव हो तो भोजन क्या चिपचिपा नहीं बनेगा, कठोर रह जाएगा, मतलब गट्ठी टाइप का हो जाएगा, तो उसे हम निकाल नहीं सकते। जो कि हमारा अगला होता है पाचन का भाग, ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रास नली एकमात्र मार्ग है जो भोजन को लेकर नीचे आमाशय तक जाता है। तो जो ग्रास नली होता है उसमें भोजन क्रमानुकुचन के द्वारा जाते हैं। तो ये जब चिपचिपा नहीं बनाएगा भोजन को, तो वहाँ भोजन निकलेंगे नहीं, मतलब कहेंगे हम अटक गया भोजन हमारे गर्दन में। कैसे? चिपचिपा नहीं बनेगा। तो म्यूकस जो एंजाइम करता है, क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे भोजन को हमारे अंदर आसानी से नीचे भेजा जा सके। समझ में आया ना? याद रखिएगा, लाइसोसोम, जीवाणुनाशु, स्टार्च और मंड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन या डाइएस्टेज। ठीक है, म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा यानी लिवरी बना देता है। ठीक है, जिससे भोजन आसानी से हमारे मुख गुहा से नीचे उतर जाता है, जीभ उसे निगलने में मदद करता है, और वह ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है एग्जाम से संबंधित। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे मुंह में प्रतिदिन, हमारे मुंह में जो ये लार ग्रंथियाँ है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, यानी कि एक बोतल देखे ना, 1-1.5 लीटर का जो पानी का होता है, 1 से 1.5 लीटर एंजाइम प्रतिदिन बनाती है। यानी 1 से 1.5 लीटर एंजाइम स्रावित करती है। यानी कि जो हमारे मुंह में ये ग्रंथियाँ है, ये 1 से 1.5 लीटर एंजाइम प्रतिदिन स्रावित करती है, यानी छोड़ती है। समझ में आया ना? आप इसे याद कर लीजिएगा। और चलिए, इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम ग्रसनी भी चर्चा करूंगा मैं, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आगे पाचन की प्रक्रिया क्या होती है हम समझेंगे। इस क्लास में हम समझे कि मुख गुहा यानी पाचन की प्रक्रिया, पाचन क्या होता है, आहार नल क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा क्या होता है, टोटल मुख गुहा के बारे में इस पूरे वीडियो में हम अध्ययन कर लिए। ठीक है, और इसके बाद के जो इसके बाद का मतलब प्रोसेस है पाचन का, हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।